डेली पीसीएस जीके के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था शेंडुर्नी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। आपके ऑप्शन थे ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या फिर डी आंध्र प्रदेश। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन ए केरल। दरअसल शेंडुर्नी वन्यजीव अभयारण्य में औषधीय गुण वाले पौधे की स्थानिक प्रजाति चेन कुरिंजी जलवायु परिवर्तन के कारण संकट का सामना कर रही है। इस पौधे के नाम पर ही इस वन्यजीव अभयारण्य का नाम रखा गया है। शेंडुर्नी वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाट में केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। ये संरक्षित क्षेत्र अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र में आता है। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है और ये पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर में स्थित है। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 वन्यजीव अभयारण्य शेंडुर्नी, पेप्पारा और नेय्यर, साथ ही कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व शामिल है। तमिलनाडु और केरल में विस्तारित इस बायोस्फीयर रिजर्व में 3000 की कुल आबादी वाली कई जनजातीय बस्तियां निवास करती हैं। इसमें कानी जनजाति प्रमुख है। ये पश्चिमी घाट के भीतर एक महत्वपूर्ण जैव भौगोलिक हॉटस्पॉट का गठन करता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रही कुरिंजी, मुलई, मरुथम, नीथल और पलाई क्या हैं? ऑप्शंस है ए संगमकालीन कवियों के नाम, बी संगमकालीन भूमि के प्रकार, सी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल या फिर डी जैन धर्म के तीर्थ स्थल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। दरअसल हाल ही में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में तमिलनाडु से संगम साहित्य में वर्णित 5 पारिस्थितिक क्षेत्रों की मिट्टी को शामिल किया गया है। इनमें शामिल हैं कुरिंजी, पहाड़ और ढलान मृदा, मुलई, जंगल और घास के मैदान, मरुथम, मैदान, घाटियां और कृषि भूमि, नीथल, तटीय या समुद्री तट, पलाई, बंजर भूमि या रेगिस्तान। इसलिए ऑप्शन बी सही है। दक्षिण भारत के कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की अवधि को संगम काल के नाम से जाना जाता है। संगम तमिल कवियों का एक संगम या सम्मेलन था जिसे प्राय पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। इसके तहत 3 संगम सम्मेलनों का आयोजन हुआ। प्रथम संगम मदुरै में आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम ही उपलब्ध है। तीसरे संगम की बात करें तो ये भी मदुरै में हुआ था और इस संगम की कुछ सामग्री समूह ग्रंथों या महाकाव्य के रूप में उपलब्ध है। संगम साहित्य की बात करें तो संगम युग की प्रमुख रचनाओं में पत्तुपातु, पदिनै किल्ल कड़क्कू इत्यादि ग्रंथ तथा शिलप्पादिकारम, मणिमेखलय और जीवक चिंतामणि महाकाव्य शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? राजा ययाति केसरी, राजा नरसिंह देव प्रथम, राजा महेंद्र वर्मन प्रथम या फिर राजेंद्र प्रथम? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी राजा नरसिंह देव प्रथम। दरअसल ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर की उत्कृष्ट नक्काशी के जीर्णोद्धार का काम जल्द ही पूरा होने की संभावना है। कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण गंगवंशीय राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया था। इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। भगवान सूर्य को समर्पित ये मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। चुंबकीय गुणों के कारण इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ए डिडिमोस नामक बड़े उल्कापिंड का चक्कर लगाना, बी चंद्रमा के लिए अन्वेषण कार्यक्रम, सी शनि ग्रह के स्तरित वातावरण की खोज या फिर डी शुक्र ग्रह के स्तरित वातावरण की खोज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रमा के लिए अन्वेषण कार्यक्रम। दरअसल नासा ने चंद्रमा के लिए कैपस्टोन एक क्यूबसैट मिशन को लॉन्च किया है। ये मिशन आर्टेमिस मिशन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आर्टेमिस मिशन की बात करें तो ये नासा का चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम है। इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। इसके माध्यम से नासा वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव सहित चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना चाहता है। इस मिशन में नासा के साथ साथ अन्य देशों जैसे कनाडा, यूरोप और जापान आदि की अंतरिक्ष एजेंसियां भी शामिल हैं। आर्टेमिस 1 नासा के डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रणालियों में से पहला मिशन है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से डीएनए फिंगरप्रिंट का या के उपयोग हैं? आपराधिक पहचान के लिए, मातृत्व या पितृत्व के विवादों को सुलझाने के लिए, शत विक्षत अवशेषों की पहचान के लिए
या फिर उपयुक्त सभी? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दरअसल हाल ही में भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक डॉक्टर लालजी सिंह की जयंती मनाई गई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो इसे पहली बार 1984 में यूके में एलेक जेफरीज द्वारा विकसित किया गया था। ये किसी व्यक्ति के डीएनए की जांच करके उसकी पहचान करने की तकनीक है। डीएनए एसिड बेस एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन चीनी और फॉस्फेट से मिलकर बना है। दरअसल 99.7% क्षार समूह किन्हीं दो लोगों के बीच समान होते हैं, लेकिन 0.3% में अंतर होता है और इसी अंतर के आधार पर डीएनए की पहचान की जाती है। डीएनए का अध्ययन करने के लिए रक्त, वीर्य, बाल और दांत जड़ों के साथ हड्डियों, मांस, लार आदि का उपयोग किया जा सकता है। इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग आपराधिक पहचान के लिए, मातृत्व या पितृत्व के विवादों को सुलझाने के लिए, क्षत विक्षत अवशेषों की पहचान के लिए तथा अस्पताल के वार्डों में बच्चों के आदान प्रदान के मामलों आदि में किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। भारत का पहला द्वीप जिला माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए गंगा नदी, बी बराक नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी या फिर डी साबरमती नदी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, बराक नदी। दरअसल इस वर्ष मानसून के आगमन से पहले ही असम में लगातार जारी वर्षा कहर बरपा रही है, जिससे असम का अधिकांश भाग जलमग्न हो गया है। माजुली द्वीप की बात करें तो माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक नदी द्वीप है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। वर्ष 2016 में माजुली को नागरिक उपमंडल से एक जिला बना दिया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत में इसका क्षेत्रफल 880 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन कटाव के कारण ये 2014 में 553 वर्ग किलोमीटर रह गया। ये द्वीप दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर में सुबनसिरी नदी से मिलती हुई ब्रह्मपुत्र की एक शाखा खेर कुटिया द्वारा निर्मित है। माजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों, मुख्य रूप से लोहित द्वारा पथ परिवर्तन के कारण हुआ था। ये असम की वैष्णव संस्कृति की सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख केंद्र है। नव वैष्णव संस्कृति का विकास 15वीं शताब्दी में शंकर देव द्वारा प्रतिपादित अद्वितीय वैष्णव सत्र प्रणाली के दौरान हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में टेक होम राशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ए नीति आयोग, बी विश्व खाद्य कार्यक्रम, सी ए और बी दोनों या फिर डी न तो ए और न ही बी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। हाल ही में नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने मिलकर टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। भारत सरकार एकीकृत बाल विकास सेवाओं यानी ICDS योजना के तहत टेक होम राशन की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना को बच्चों के साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण अंतर को भरने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य कार्यक्रम युद्ध, प्राकृतिक आपदा और अकाल जैसी आपात स्थितियों में खाद्य सहायता मुहैया कराता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। दुनिया के 88 से ज्यादा देशों में इसके कार्यालय हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की 2 अन्य एजेंसी खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी IFAD के साथ मिलकर काम करता है। इसे 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न। आषाढ़ी बीज उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम में, गुजरात में, तमिलनाडु में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। दरअसल हाल ही में गुजरात के कच्छी समुदाय ने आषाढ़ी बीज यानी नया साल मनाया। आषाढ़ी बीज की बात करें तो ये हिंदू पंचांग के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पड़ता है। ये हिंदू नववर्ष गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बारिश की शुरुआत के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। आषाढ़ी बीज के दौरान वातावरण में नमी की जांच की जाती है ताकि ये अनुमान लगाया जा सके कि आने वाले मानसून में कौन सी फसल बेहतर होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के तहत धन का संकेंद्रण किसका उल्लंघन करता है? ए समानता का अधिकार, बी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, सी स्वतंत्रता का अधिकार या फिर डी कल्याण की अवधारणा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। दरअसल भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में
धन के अहितकारी केंद्रीकरण के निषेध की बात कही गई है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना और कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा तत्व कनाडा के संविधान से लिया गया है? संसदीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, मूल कर्तव्य या फिर एकल नागरिकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। दरअसल भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होने का तत्व कनाडा के संविधान से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। कनाडा के संविधान का प्रभाव भारतीय संविधान पर देखें तो उसमें शामिल है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन। वहीं ब्रिटेन के प्रभाव की बात करें तो संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार इसमें शामिल है। जबकि सोवियत संघ के प्रभावों में शामिल है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। आइए अब रुख करते हैं आज के 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का अधिदेश है वैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, कार्यपालिका आदेश द्वारा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वैधानिक निकाय। दरअसल हाल ही में उदयपुर और अमरावती केस की जांच को लेकर NIA चर्चा में है। NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करें तो इसे 2008 के मुंबई हमले के पश्चात गठित किया गया था। ये केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करने वाली एक संघीय जांच एजेंसी है। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। NIA के पास समवर्ती अधिकार क्षेत्र हैं, जिससे इसके जांच के दायरे में देश की प्रभुसत्ता एवं अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले हमले, बम विस्फोट, हवाई जहाज तथा समुद्री जहाज और परमाणु संस्थानों पर किए जाने वाले हमले शामिल हैं। आतंकवादी हमलों के अलावा जाली मुद्रा, मानव तस्करी, ड्रग्स या मादक पदार्थ, संगठित अपराध, जबरन धन वसूलने आदि से संबंधित अपराध भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। NIA संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए NIA के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करते हुए इसे जाली मुद्रा से जुड़े अपराधों की जांच पड़ताल करने और अभियोग चलाने का अधिकार दिया गया था। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। तो हाल ही में चर्चा में रहे स्थल मज़ार-ए-शरीफ, हेरात, पंजशीर घाटी किस देश से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस है ए ईरान, बी इराक, सी पाकिस्तान या फिर डी अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।